तो जनाब अब्दुल्ला साहब, निजकारी का अमल तो फिलहाल जो है वो मौखर हो गया, तो महवे परवाज़ अब कैसे रखेंगे PIA को? क्योंकि मैं भी सुन रहा था उनको एक जगह पर, जो ब्लू वर्ल्ड के ओनर हैं, किसी इंटरव्यू कहीं दे रहे थे, वो कहते हैं जी मैंने तो 10 अरब रुपए लगा दिए, बहुत ज़्यादा थे, PIA की कीमत तो $1 होनी चाहिए थी जी। बहुत शुक्रिया। मैं यही कह सकता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी बहुत सारे लोगों को इस पूरे अमल से। PIA जो है वो एक तजर्बा एक के तौर के ऊपर या एक मॉडल के तौर के ऊपर पेश किया जाना था प्राइवेटाइजेशन के लिए, कि एक इदारा जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग इदारा है, जिसका इतना बड़ा नाम है, बैनुल अक़वामी फ़िज़ाओं में उसका नाम आता है, दुनिया के चंद पुराने इदारों के अंदर उसका शुमार होता है, आईटा के फाउंडिंग मेंबर है, तो उसके ऊपर इतनी कम बोली, जो गैर संजीदा बोली में हम जिस तरह आपने कहा हम कह सकते हैं, एक बड़ी बदकिस्मत बात है। हमें ये बात देखें इसके ऊपर समझनी चाहिए कि $1 या $10 कहना मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सही बात इसलिए नहीं, क्योंकि जब से PIA की तकसीम हुई या जब से PIA को PIA होल्डिंग कंपनी और PICL के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो कर्जा है जो कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से PIA की बैलेंस शीट के ऊपर थे और जिनकी बोझ की वजह से PIA परसिस्टेंटली लॉसेस के अंदर जा रहा था, वो मई के अंदर वो PIA की बैलेंस शीट से रिमूव कर दिए गए और अब एक PIA क्लीन कंपनी के तौर के ऊपर उभरा था। और जिस तरह आपके प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज मैंने ये बात बोली थी कि PIA अब ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर मुनाफा बख्श एक इदारा है। तो ऐसे एक इदारा जिसके यानी जिस तरह मैं बात इसको रीएम्फसाइज करना चाहूंगा, सिर्फ हमारा लंदन हीथ्रो का रूट मेरे ख्याल में $100 मिलियन उसकी वर्थ है, जो कि 30 अरब रुपए बनते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज, एसेट्स, जहाज जो आपके 33 हैं। एक और बात ये हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास 17 A320s हैं और एक A320 120 से $150 का आता है, जिसके कहने का मतलब ये है कि एक A320 की जो कीमत है वो तकरीबन आप इमेजिन कर सकते हैं कि 30 अरब रुपए बनती है अगर नया हो। अगर हमारे पास पुराने जहाज है तो चलो आप उसकी कीमत लगा लें, लेकिन जो बोली लगाई गई ये बड़ी बदकिस्मत थी। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि मज़ाक़ खेज़ थी। आपके नज़दीक हफीज़ साहब कहाँ पे गलती हुई, निजकारी प्रोसेस में कहाँ पे गलती हुई कि कोई बैनुल अक़वामी हम देखते हैं कि इन्वेस्टर नहीं आया, मकामी जो आए, जो सीरियस कंपनीज थी वो अलग हो गई, और फिर एक हमें गैर संजीदा किस्म का वो लगा, मतलब बिड लगी उसकी जी। देखिए मेरे ख्याल में शायद कंफ्यूजन माइंडसेट के अंदर थी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बात समझना हमें चाहिए था कि PIA एक बैनुल अक़वामी इदारा है और PIA को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर बदकिस्मती जिस तरह आपको बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कोई फॉरेन प्लेयर डायरेक्टली नहीं आया। एक प्लेयर था जिसकी पार्ट एक कंपनी ऐसी थी जो कि गल्फ मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी। उसके अलावा जो फॉरेन सरमायाकार थे वो इस पूरे प्रोसेस से दूर रहे। जो सरमायाकार पाकिस्तान में आए वो भी शायद सही तरीके से PIA के असासों को या PIA की बुक्स को या PIA की स्ट्रेंथ को वो शायद आइडेंटिफाई नहीं कर सके, जिसकी वजह से आप ये चीज देख रहे हैं। देखिए मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि PIA पाकिस्तान के चंद बड़े नामों में से एक है। आप ही ने उस दिन ये बात की थी कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से हमारी एविएशन इंडस्ट्री बहुत पीछे है और बहुत ज्यादा इसके अंदर तरक्की और इसके अंदर पोटेंशियल है ग्रोथ का। इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर कहीं पे भी इससे आधे नंबर्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। क्या वजह है कि बैनुल अक़वामी कंपनीज ने, देखिए गल्फ की जो कंपनीज है उनका समझ में आता है एयरलाइंस का कि वो तो PIA बहाल होती तो उनका कंपटीशन आ जाएगा ना, तो मगरबी ममालिक उसको क्यों नहीं ला सके, कोशिश नहीं की गई, क्या हुआ था कि हम लोगों ने अपने आप को इतना अंडरसेल किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने? जी शायद इसका जवाब निजकारी कमीशन वाले ज्यादा बेहतर तौर पर दे सकें, लेकिन मेरी कोई महदूद मालूमात के मुताबिक शुरू से ही इसके अंदर कोई मगरबी ग्रुप या कोई मगरबी कंपनी शामिल नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा ये किया गया था कि अपने चंद दोस्त ममालिक के को लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था कि जी उनको हम अप्रोच करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह आपको पता है कि उनमें से कोई एक भी उन 8 कंपनियों में नहीं आया जो कि इनिशियली आई थी इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि एक मेरी मकामी सरमाकार से बात हो रही थी कि जिन्होंने बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, तो उनका कहना था कि जी 2 वजूहत, जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि एक तो इबाहम था कि जी रूट्स के मुतालिक बैनुल अक़वामी रूट्स का क्या होगा। गालिबन हमने कल भी ये बात की थी कि जी मतलब एक टीम आ रही है, EU की टीम 30 अक्टूबर को आ रही है, लेकिन उनके बकौल इबाम था। दूसरा वो कहते हैं कर्ज़ों के हजम पे हमें कन्फ्यूजन था कि कितना कर्जा हम इनहेरिट करेंगे। जी देखिए पहले इबाम का जहां तक ताल्लुक है वो कोई इतना ज्यादा भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके ऊपर
बिल्कुल ही आप उसके अंदर नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और इसके ऊपर लगना था। जिसका मैंने आपको बात की कि वो बिल्कुल अपनी फाइनल कंक्लूडिंग स्टेजेस के ऊपर है, और अगले चंद हफ्तों के अंदर आपको वैसे ही मालूम हो जाना था कि जी उसके ऊपर से पाबंदी का खात्मा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो कोई बहुत बड़ा इबाम नहीं था। जहां तक दूसरी आपने बात बोली, ये अगेन एक जरा थोड़ी सी मजाक का खेज बात है कि एक प्रोसेस जो कि 1 साल चला और मल्टीपल सेशंस हुए और पीआईए के अंदर से लेकर निचकारी कमीशन तक वो सेशंस कंडक्ट किए गए, और उसके बावजूद ये कंफ्यूजन रहेगी कि टोटल कर्जों का हुजम कितना है। अब तो बहुत ज्यादा मालियाती मुशीर हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एनालिस्ट हर ग्रुप के साथ होते हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज होती है वो इसी काम के ऊपर होती है। तो अगर ये बात कोई कहे तो मेरे ख्याल में ये कोई अरे फेयर अब बात नहीं। जितना जितना भयानक किस्म की मंजरकशी की जा रही, लफ्ज़ भयानक पे मैं जोर दे रहा हूँ कि जनाब पास पैसे नहीं है, हुकूमत पे बोझ बनी हुई है, तो ज़ाहिर है कि मौखर हो गया। अब हुकूमत ने चलाना है, आप ही लोगों ने चलाना है। जब तक कोई नया आपको कोई बिडर नहीं मिलता, कोई नया प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता, तो मैवे परवास कैसे रखेंगे इस कौमी एयरलाइन को? क्या अब तरीक़े देखिए, वारदात होगा जी? सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि हमें अपनी डायरेक्शन सीधी इसलिए करनी पड़ेगी कि बिकॉज जो एक बेयकीनी की सूरत हाल थी कि निचकारी हो रही है, निचकारी करीब पहुंच गई है, फलानी तारीख को इसका बिडर का पता लग जाएगा, नए मालिक का पता लग जाएगा। शायद मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसका मतलब ये है कि अब हमें हमें अपने आप को दोबारा तैयार करना पड़ेगा। हमें अपना जो है वो बस्ता बंद करके दोबारा काम में लगना पड़ेगा। मैं जिस तरह आपको कह रहा हूँ कि पीआई बहुत ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर खड़ी हुई है, पीआई का एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, पीआई के बहुत ज्यादा लॉयल कस्टमर्स हैं। ये पीआई की उन स्ट्रेंथ्स में से है जिसके ऊपर पीआई खेलती है। तो मेरे ख्याल में कि अगर आप थोड़ा सा अपने प्रोसेसेस को थोड़ा सा रीडिफाइन कर लें और एक क्लियर माइंडसेट के साथ दोबारा जाएं, तो कोई मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी किस्म की नहीं, मुश्किल ये जो मुझे दरपेश हो किसी सकती है। पीआई के ऑफिशियल ने बताया कि जी साल भर तो हम लोगों ने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि हमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने मना किया हुआ था कि जी आप जो है मतलब है जहाज़ों पे की उस पर पैसा नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाएंगे। तो क्या अब आप लोग लगाने के काबिल होंगे? कहाँ से जब बैठेंगे दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर, तो कहाँ से नुक्ता आगाज़ होगा आपका, या अभी लिम्बो में ही चीज़ें? यानी कि कल का दिन जो होगा, क्या होगा वो पीआईए के लिए? बात बिल्कुल सही इसलिए है बिकॉज उनका जो मतमाई नज़र या जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि चूंकि पीआई इसी साल के अंदर एक खास तारीख से कबल डाइवर्स्ट कर दी जाएगी या निचकारी उसकी कर दी जाएगी, तो ये बहुत सारे फैसले जो हैं वो शायद आने वाले पार्टी या जो आने वाले नए मालिक होंगे वो लेंगे। लेकिन चूंकि अब हमें समझ आ रहा है कि ये प्रोसेस अब मेरे ख्याल में अल्तवा का शिकार हो गया है, तो वो चीज़ें जो कि शायद रुकी हुई थी, मेरे ख्याल में उनको असर नो दोबारा चलाना पड़ेगा। वो दोबारा जो प्लानिंग हम इंतजार कर रहे थे शायद किसी नए ओनर का, उसके पर हम दोबारा सर झुका के काम शुरू कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे कोई ऐसी परेशानी हमें लाक है कि जिसकी वजह से शायद ऑपरेशन मुतासिर हो। बंद नहीं होगा ऑपरेशन, बंद होने का खदशा नहीं है, जहाज उड़ते रहेंगे। आप लोगों के पास फाजिल वो हैं, मतलब सरमाया भी है, उसकी कहते हैं ना कि पुर्जे भी हैं कि जहाज़ों को जो आप कहते हैं ठीक करना होता है, रेनोवेट करना होता है जी। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन तमाम चीजों को हम दोबारा, जिस तरह आपने खुद कहा है कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाएंगे। हाँ। जो चीजें प्लानिंग की वजह से रोकी गई थी वो अब दोबारा, जिस तरह जो आपकी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर दोबारा डाली जाएंगी। जहाजों को वापस सर्विस के अंदर लेके आना जो उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें आने वाले दिनों के अंदर शायद हमें उनकी जरूरत पड़े, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूरोप और यूके का रूट खुल जाएगा। इसी तरह जो आपके डोमेस्टिक नेटवर्क जो आप एक्सपैंड नहीं कर रहे थे, रीजनल नेटवर्क जो आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, मेरे ख्याल में दोबारा उनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में शायद बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि पीआई इन तमाम चीजों के ऊपर दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि पीआई बहुत सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर कंपनी बेस्ड है, और पीआई के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा करते हैं कि हम 2-4 दिन के बाद जब आप लोग ड्राइंग बोर्ड पे बैठ जाएं, तो दोबारा आपसे एक और इंटरव्यू करते हैं और देखते हैं कि आप किस सिमत में लेके जाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे सारे पाकिस्तानियों की जो ये कहते हैं ना कि दिलचस्पी है कि जो बेशक पीआईए में एक मरतबा बैठो आपके जहाज़ में, वो जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी किस तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा आते हैं तो वही सियासत के दुखों पे बात करते हैं कि हुकूमत का इरादा है कि जनाब जजेस की तादाद में इजाफा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा होगा, लेकिन जो हमारी ताज़ा तरीन इतलात हैं कि गालिबन जुम्मे को जो पहले इन्होंने ऐलान किया था उसके मुताबिक ना हो, लेकिन बहरहाल कि उनके कहते हैं ना कि उनके ऑन कार्ड्स है, वो करेंगे ज़रूर। और इसके ऊपर हम बात करने के लिए हमने ज़हमत दी एक
कामरान मुर्तज़ा साहब को, जमीयत इस्लाम के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर रहनुमा है, उनसे पूछेंगे कि इस मरतबा जो है जमीयत इस्लाम इस पूरे मूव को कैसे देख रही है और आखिर हुकूमत का इरादा क्या है, वो करना क्यों चाहती है, आला अदलिया पे इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों है, क्यों इतनी मोहब्बत आ रही है। बात होती है वक्फे के बाद।